Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसकी पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगती है फोर्स। और कितनी फोर्स होती है वो देखो यहाँ पे मैंने लिखी है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड B with velocity v it experience a force given by q v cross p। ये पिछली वीडियो में हम पढ़ के आए थे। और यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो v क्रॉस b की जगह क्या आ जाता था, v b sin थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। तो जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पे लगेगी फोर्स। और ये जो फोर्स है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज नहीं करता था, ये भी प्रूफ हमने लास्ट वीडियो में किया था, है ना। ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करता था। वो भी डिपेंड करता है बच्चों थीटा पे कि आपका चार्ज पार्टिकल कितने एंगल पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसकी ट्रेजेक्टरी होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ये एक पाथ को फॉलो करेगा। और वही आपने इस वीडियो में समझना है। तो यहां पे हमारे पास तीन केसेस होंगे। केस नंबर 1 होगा बच्चों जब आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब बच्चों आपका चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, पैरेलल का मतलब क्या है, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, मैं इसके साथ ड्रॉ कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपका चार्ज पार्टिकल भी बच्चों इस केस में ऐसे ही जा रहा है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इसी तरह जा रहा है। तो इस केस में बच्चों थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ। तो ये है पैरेलल का केस। वही बात करें एंटी पैरेलल का बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा। तो इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, चार्ज पार्टिकल इस तरफ, तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो अब देखो जब थीटा 0 और 180 होगा तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी बच्चों, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि फॉर्मूले में आता है साइन थीटा और साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगेगी तो वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करता जाएगा, मतलब अनडिफ्लेक्टेड जिस पाथ को वो फॉलो करके आ रहा था वो उसी पाथ पे जाता जाएगा। सो अनडिफ्लेक्टेड और वी कैन से इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। या बोल दो कि कंटिन्यू टू मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ, क्योंकि उस पर फोर्स लगनी ही नहीं है। अगर फोर्स लगनी नहीं है बच्चों, ये ऐसे आ रहा था तो ऐसे ही जाता जाएगा, ये इस तरफ जा रहा था तो ऐसे ही जाता जाएगा। तो ये याद रखना बच्चों, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल का केस होगा तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा, जिस तरफ वो जा रहा है वो उसी पाथ को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर बच्चों। अब बढ़ेंगे सेकेंड केस की तरफ। तो बच्चे इन केस 2 चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब थीटा जो होगा इस केस में वो 90 डिग्री का होगा। तो यहां पे बोर्ड पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें ये ब्लू कलर के क्रॉस क्या शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी वो इनवर्ड है। तो बी की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, जो ये ब्लू कलर के क्रॉस शो कर रहे हैं। और यहां पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरह v वेलोसिटी के साथ जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये इस तरह जा रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट और ये ऊपर की तरफ है। अब इस पे लगेगी फोर्स, कितनी फोर्स लगेगी, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फिर क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा 90, तो यहां पे क्या आ गया, क्यू वी बी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लगेगी, अब नहीं जीरो आंसर, अब फोर्स लगेगी। तो अगर इस पे फोर्स लगेगी बच्चों तो किस तरफ लगेगी वो भी देखते हैं। अब उसके लिए यू हैव 2 रूल्स, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपको, या तो राइट हैंड कर्व रूल था या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था। तो राइट हैंड कर्व रूल लगाते हैं। पहले देखो चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो फिंगर की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ, और कर्ल किस तरफ करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फिंगर ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फिंगर को कर्ल किया अंदर की तरफ, थंब किधर जा रहा है, इस तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, अंदर की तरफ, ऐसे इसी तरह होगा ना। और अगर आपको ये रूल नहीं पता तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देते हैं। उसमें क्या था, दिस इज फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज योर चार्ज। तो यहां पे देखो आपका जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ,
तो ऊपर की तरफ चार्ज जा रहा है तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर आगे, मिडिल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ये फिंगर चलेगी अंदर की तरफ, तो थंब इस तरफ, तो इसके अकॉर्डिंग भी फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो ऐसे जा रहा था सीधा, एक अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, जिससे क्या होगा, ये धीरे धीरे टर्न होना शुरू हो जाएगा ऐसे, है ना, क्योंकि अंदर की तरफ इसको हर टाइम पे एक पुश लग रहा है, तो धीरे धीरे पुश करता करता ये आगे भी जा रहा है, तो ये ऐसे टर्न होता जाएगा। तो मतलब ये टर्न होके इस तरह सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। अब देखो, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा, सपोज करो इस तरफ पहुंचा, ये चार्ज घूम के उस पे फोर्स लगती जाएगी, ये इस तरफ पहुंचा, तो अब इसको फोर्स इस तरफ लगना शुरू हो जाएगी, तभी ये सर्कल कंप्लीट होगा। चेक करो दोबारा से, देखो अब यहां पे ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा विद वेलोसिटी v, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस है ये सिर्फ डायरेक्शन का काम करती है, ये फोर्स जो है बच्चों ये चार्ज की वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब जब ये यहां से घूम के नीचे आ रहा होगा तो इस पे जो फोर्स है वो किधर लगेगी, अगेन वही बच्चों, फिंगर नीचे की तरफ। देखो ये नीचे जा रहा था तो फिंगर नीचे की तरफ, फिंगर को कर्ल किधर करना है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो फिंगर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थंब मेरा इस तरफ जा रहा है ना, तो मतलब इस टाइम पे इसको फोर्स जो है सेंटर की तरफ ऐसे लगेगी, अंदर की तरफ इसको लगेगी इस तरफ ऐसे लगेगी। तो हर टाइम पे जो इसको फोर्स है बच्चों ऐसे सेंटर की तरफ लगेगी, परपेंडिकुलर लगनी है ना फोर्स, तो ये टेंजेंट बनेगा ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है, तो इसीलिए ये कौन सी ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा बच्चों, ये करेगा सर्कुलर मोशन। तो ये याद रखना है आपने कि जब भी बॉडी या चार्ज पार्टिकल आपका 90 डिग्री में मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स इस तरह लगेगी कि वो कौन सी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना अब आगे से, थीटा 90 तो सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? अब बच्चे निकालना है कि भी इस सर्कुलर मोशन में इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, आपने रेडियस बताना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में उसका रेडियस कितना होगा। तो उसके लिए देखो, आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसे कौन सी फोर्स चाहिए, इट रिक्वायर्स सेंट्रिपिटल फोर्स। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर ही नहीं सकती। तो यहां पे भी इस चार्ज पार्टिकल को क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल फोर्स। कितनी चाहिए, तो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज FC इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, mv² बाय, इसका रेडियस मान लो r, तो mv² बाय r आ गया यहां पे। अब देखो इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको, मैग्नेटिक फोर्स, वही अंदर की तरफ जा रही है ना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये अंदर की तरफ लग रही है और सेंट्रिपिटल फोर्स भी अंदर की तरफ लगती है। तो इस केस में जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो जरूरी है बॉडी को गोल गोल घुमाने के लिए। तो दोनों को कर दो इक्वेट, तो जब दोनों को इक्वेट किया तो QVB इज इक्वल टू mv² बाय r, एक v से एक v कैंसिल, तो यहां से रेडियस किसके इक्वल आ गया, रेडियस इज इक्वल टू mv बाय QB। तो ये आपको बच्चे पता होना चाहिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है कभी भी आपने उसका रेडियस निकालना है तो वो रेडियस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उतना रेडियस क्या हो जाएगा, कम। तो ये फैक्टर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं अगली वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो पेपर में आते ही आते हैं, तो उससे पहले ये फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला इज mv बाय QB। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपसे बच्चों यहां पे टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो अब टाइम पीरियड का मतलब कितना टाइम लगा चार्ज पार्टिकल को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने बच्चों, टाइम तो ऐसे निकलेगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का तो यही फॉर्मूला है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने बच्चों, सरकमफ्रांस, है ना, तो सरकमफ्रांस इज 2 पाई r और स्पीड क्या है बच्चों आपकी v। तो यहां पे अब r की जगह जब वैल्यू को पुट करोगे तो 2 पाई r की जगह mv बाय QB, नीचे भी v, तो ये v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया आपका 2 पाई n QB। तो ये आ गया
टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो एक पॉइंट यहां पे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है कि जो टाइम पीरियड है बच्चों आपका वो इंडिपेंडेंट है चार्ज की वेलोसिटी पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब चाहे चार्ज पार्टिकल स्लो मूव करे, चाहे वही चार्ज पार्टिकल फास्ट मूव करे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए उतना ही टाइम लगना है, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैंने चार्ज पार्टिकल सेम ले लिया तो मास भी सेम, चार्ज भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी वही ले लेते हैं। तो इसका मतलब चाहे उसमें एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की वेलोसिटी कम, टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों सेम ही टाइम लेंगे पूरे एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। अब जरा सोचो बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भी वो चार्ज पार्टिकल जो फास्ट मूव कर रहा है वो भी उतना ही टाइम ले रहा है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, और जो स्लो मूव कर रहा है वो भी उतना ही टाइम ले रहा है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए? हाउ इज इट पॉसिबल? तो उसके लिए लुक एट दिस रेडियस। रेडियस तो बच्चों v पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जो चार्ज पार्टिकल फास्ट स्पीड से मूव करेगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा, मतलब वो बड़ा सर्कल कवर करेगा, और जो कम वेलोसिटी से जाएगा उसका रेडियस भी कम होगा। तो तभी तो टाइम सेम लगा। जो ज्यादा स्पीड से आ रहा है कहते हैं तो आप सर्कल भी ज्यादा वाला कवर करो, और जो कम स्पीड से आ रहा है आप सर्कल छोटा कवर कर लो, सो दैट टाइम पीरियड दोनों को क्या लगे, सेम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे मैंने आपको एक और टर्म समझानी है, वो जरा ध्यान से समझना। तो बच्चों स्पेसिफिक चार्ज रेशियो एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी पार्टिकल की अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोली गई है, मैं इसको स्मॉल एस से लिख रहा हूं, तो वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू चार्ज बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट दे देते हैं कि चार्ज की स्पेसिफिक चार्ज रेशियो इज दिस, तो पता तो होना चाहिए कि स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है क्या बच्चों। तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो इज रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल। अब यहां पे देखो बच्चों, जो आपका रेडियस है, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। कैसे? देखो आप s की जगह वैल्यू को पुट करो, s की जगह जब वैल्यू पुट करोगे तो q नीचे आएगा और जो m है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे होगा ना, s की जगह q बाय m, q नीचे रह जाएगा, m ऊपर चला जाएगा। और चेक करो m ऊपर है और q के नीचे। इसका मतलब रेडियस जो है बच्चों आपका वो चार्ज की स्पेसिफिक चार्ज रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस चार्ज का स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ज्यादा होगी उसका रेडियस जो है वो क्या होगा? कम होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में तो चलो आ ही नहीं रहा, वहां पे तो आपको टाइम पीरियड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे देखो टाइम पीरियड में भी मास और चार्ज है ना। तो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड भी आपका जो है वो देखो q बाय m, उसमें भी q नीचे और m क्या है? ऊपर है। तो वो भी आपका स्पेसिफिक चार्ज रेशियो के क्या होगा? इनवर्सली होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको कई बार यहीं पे फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है कि फ्रीक्वेंसी बताओ इस चार्ज पार्टिकल की। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपके पास है ही, बस फ्रीक्वेंसी के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस, जो 3 फॉर्मूलेस मैंने लिखवाए हैं, ये आपको याद होने चाहिए, तभी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हम केस नंबर 3, जो लास्ट केस है। तो बच्चों लास्ट केस इज व्हेन चार्ज मूव एट एनी आर्बिट्ररी एंगल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपने पैरेलल एंटी पैरेलल सीख लिया, आपने 90 डिग्री का भी सीख लिया। अब इसके अलावा अगर किसी और एंगल पे वो चला गया, मतलब 30 डिग्री पे चला गया एंगल पे, या 45 डिग्री एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अदर देन 90, 0 और 180, अगर कोई और एंगल आ गया, तो उस केस में आपका चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसे होगी वो हम यहां पे समझेंगे। तो देखो यहां पे मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर दी हूं। यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो इस टाइम पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? देखो एक इस तरफ होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, इसको मैंने v पैरेलल लिख दिया क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? पैरेलल। कितना होगा ये बच्चों? v cos थीटा। और एक बच्चों इस तरफ होगा, इसको क्या लिख देता हूं मैं? v परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि जो v पैरेलल है, विच इज v cos थीटा
component of velocity पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और वही बात करें v परपेंडिकुलर तो वो है v sin थीटा कंपोनेंट ऑफ v परपेंडिकुलर टू b। तो अब बच्चे इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है और एक जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। अब आप खुद सोचो बच्चों, जो तो कंपोनेंट पैरेलल है, अब आपको पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पैरेलल मूव करता है उस पर फोर्स नहीं लगती, वो ऐसे ही चला जाता है। केस नंबर 1 यही था ना। तो मतलब v पैरेलल वाले कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही मूव करता जाएगा, क्योंकि पैरेलल वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो उस पर फोर्स लगेगी नहीं। तो इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरफ ऐसे जाएगा, इस तरफ। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी है बच्चों, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल किस में मूव करता है, वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है। केस नंबर 2, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा और पैरेलल के कारण वो आगे जाएगा। अब चार्ज के दो टुकड़े तो होने नहीं लगे कि भी एक सीधा चले जाओ और एक घूमता रहे, जाना तो इकट्ठे ही है उसने। तो कंबाइंड मोशन क्या होगा बच्चों, आगे भी जाना है सर्कल में भी घूमना है, तो कंबाइंड मोशन ऐसे होगा, देखो सर्कल में ऐसे आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कंबाइंड मोशन हो जाएगा, सर्कल प्लस आगे भी जा रहा है वो। तो इसको बोलते हैं हेलिकल मोशन, हेलिक्स शेप है ना इसकी, स्प्रिंग टाइप शेप है इसकी। तो इस केस में जब कोई आर्बिटरी एंगल होगा अदर देन 90 डिग्री या 180 या 0 को छोड़कर बाकी कोई भी एंगल पे जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका हेलिकल मोशन होगा, मतलब वो इस तरह सर्कल में भी और आगे भी जाएगा। तो मैं इसको शो करता हूं, देखो यहां पे ये कुछ इस तरह जाएगा, सर्कल प्लस हेलिकल, आगे भी जा रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है, कुछ इस तरह का इसका मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह अपने पाथ को फॉलो करके जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता घूमता आगे जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी आर्बिटरी एंगल हुआ अदर देन 90, 0 और 180 तो उसका मोशन जो है वो किस पाथ में होगा, हेलिकल पाथ में होगा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका डायग्राम अच्छे से बना लेना। अब बात करते हैं कि इस केस में आपको पूछा जाता है रेडियस, वही सेम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो है ना, हेलिकल में भी गोल गोल तो वो घूम ही रहा है, और अगर वो गोल गोल घूम रहा है सर्कल में तो उस सर्कल का रेडियस तो बताओ बच्चों। कहते उस सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा, देखो सर्कल केस में रेडियस निकालने का फॉर्मूला पीछे जो केस नंबर 2 में सीख के आए हो तो वो था mv/qb, यही था। पर यहां पे कौन सा कंपोनेंट सर्कल में घुमा रहा है चार्ज को, परपेंडिकुलर वाला, तो कौन सी वेलोसिटी लोगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाली, इसलिए यहाँ पे मैंने v परपेंडिकुलर डाल दिया। m v परपेंडिकुलर क्या था आपका, v sin थीटा बाय qb, बस ये आ गया आपका यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था वो आप सीधे लिख सकते हो। देखो टाइम पीरियड क्या था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस आ गया 2πr, और सर्कल में कौन सी वेलोसिटी लेनी है, परपेंडिकुलर वाली, तो v परपेंडिकुलर। यहां पे देखो 2π रेडियस की जगह mv परपेंडिकुलर बाय qb, यहाँ पे v परपेंडिकुलर, ये कट गया, कितना आंसर आ गया 2πm/qb। वहां पे भी तो यही आया था, क्योंकि चार्ज का जो टाइम पीरियड होता है सर्कल में वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, नहीं तो वेलोसिटी तो कट ही जाने हैं यहाँ पे। तो कितना आंसर आ गया 2πm/qb। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगा, कैपिटल T। अब देखो ये सर्कल ऐसे नहीं कंप्लीट हो गया यहीं पे ऐसे गोल घूम के, ये सर्कल ऐसे कंप्लीट हुआ है, आगे गया दिस एंड यहां जाके कंप्लीट हुआ है ये सर्कल, ऐसे लीनियर डिस्टेंस भी कवर हुआ है सर्कल को कंप्लीट करते हुए, क्योंकि चार्ज उस टाइम पे आगे भी जा रहा था। तो एक सर्कल जो है वो कहां जाके कंप्लीट हुआ, देखो अगर यहां से सर्कल शुरू हुआ है तो ये घुमा, ये यहां पे यहां कंप्लीट हुआ जाके, तो यहां पे एक सर्कल को कंप्लीट करने में उसने क्या कवर किया, लीनियर डिस्टेंस भी कवर किया, आगे भी तो गया, और इस डिस्टेंस को बच्चे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। पिच क्या है, डेफिनेशन लिख देता हूं, पिच इज
So the linear distance covered by charged particle in direction of magnetic field in time period, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था, एक सर्कल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, और वही तो पिच है कि कितना उसने लीनियर डिस्टेंस कवर किया जब वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा था, मतलब जब वो चार्ज पार्टिकल कितने टाइम के लिए मूव करेगा, कैपिटल टी टाइम के लिए। तो आपने अब ये डिस्टेंस निकाल के बताना है उनको, तो पिच निकालते हैं। अब देखो पिच के लिए, पिच इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम। अब देखो टाइम कौन सा लोगे आप, टाइम तो टाइम पीरियड लोगे, क्योंकि कितने टाइम के लिए वो लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितने टाइम में वो एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है ना। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टाइम तो आपका कैपिटल टी हो गया। अब बात करें स्पीड की, तो लीनियर डिस्टेंस आगे वो कितनी स्पीड से जा रहा था, v पैरेलल वाली स्पीड से। परपेंडिकुलर वाला तो गोल गोल घुमा रहा था, आगे तो v पैरेलल वाला लेके जा रहा था। तो पिच में आपने जो स्पीड लेनी है बच्चों, वो v पैरेलल वाली लेनी है, ये चीज का ध्यान रखना। अब वैल्यूज को कर दो पुट, तो v पैरेलल इज v sin थीटा, और टाइम पीरियड की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो 2 पाई m बाई QB। सो दिस इज योर पिच। ठीक है, तो ये आपको यहां पे पूछा जा सकता है, तो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, इसके भी न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आएंगे। जब भी कोई एंगल आ गया बीच में 90 से छोड़कर, या 0 और 180 को छोड़कर कोई और एंगल आ गया, तो उन केसेस में आपको पता होना चाहिए कि वो हेलिकल पाथ का क्वेश्चन है, और उसके फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाएगी। रेडियस में v परपेंडिकुलर लोगे, और पिच का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया। और ध्यान रखना v परपेंडिकुलर क्या होएगा, v sin थीटा, और v पैरेलल क्या होएगा, v cos थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? अब इन फॉर्मूलेस को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इनके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और न्यूमेरिकल के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। तो आई होप अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम अच्छे अच्छे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच।